हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। अब तक हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस में पढ़ चुके थे यूरोपियंस का अराइवल इन इंडिया, जिसमें हम पढ़ चुके थे पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रांसीसी। हालांकि फ्रांसीसी इंडिया में सबसे लास्ट में आए थे और उससे पहले डेनिश भी आए थे, बट डेनिश आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वो बहुत कम इंडिया में रुके थे और बहुत जल्दी से चले भी गए थे। उसको हम 1-2-3 मिनट के छोटू से वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे फ्रांसीसीज़ का अराइवल इन इंडिया। मैं आपको पहले बता चुकी थी किस तरह से यूरोपियंस इंडिया में आए थे। आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रांस कहाँ पे है। ये है फ्रांस, ये है यूरोप, ये है फ्रांस और ये है पुर्तगाल, जहाँ से सबसे पहले पुर्तगीज़ ही आए थे ना। पुर्तगाल के लोग ही आए थे ना इंडिया में। उनके पीछे पीछे चलते हुए कौन आए थे? डच आए थे। डच आए थे यहाँ नीदरलैंड से, ओके। उसके बाद आए थे ब्रिटिश, वो आए थे इस आइलैंड से। और उसके बाद इनके पीछे पीछे चले आए फ्रांसीसी। इसी रास्ते से होते हुए इसी तरीके से वो इंडिया में आ गए। ज़्यादातर आते थे सूरत में। ये यहाँ पे है अपना गुजरात का तट और ये है अपना इंडिया का सूरत। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर है। अब हम फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का अराइवल से रिलेटेड। फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए थे। आपके सामने स्क्रीन पे नोट्स हैं, देखते जाइए और समझते जाइए, फटाफट से आपको याद हो जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल या कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। ये फ्रांसीसी है। इसको हम जब हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं तो हम बोलते थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। और ये जो स्थापना थी वो किसने की थी? देखो, जैसे अपने यहाँ पे राजा होते हैं, ब्रिटेन में किंग होते हैं, तो जो फ्रांसीसी सम्राट था ना, उसका नाम था, फ्रांसीसी किंग का नाम था लुई 14वां। वहाँ पे ऐसे जैसे अपने यहाँ होते हैं ना कि अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, ऐसे करके ना, तो लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये 14 नंबर का लुई था। लुई नाम का आदमी वहाँ का सम्राट था। उसका मंत्री था कोलबर्ट, जिसने इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी? 1664 में। उसके बाद 1668 में, 1668 में सबसे पहले इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी भारत में, सूरत में। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भी अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत में बनाई थी और ये फ्रैंक कैरो नाम का फ्रांसीसी था, उसके द्वारा ये बनाई गई थी। 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई। ये मरकारा नाम के आदमी ने बनाई थी। ठीक है, और किससे अनुमति लेकर? गोलकुंडा के सुल्तान से। देखो, जहाँ जहाँ पे भी ये फैक्ट्रीज बनाते थे, वहाँ वहाँ के जो किंग्स होते थे, वहाँ वहाँ के जो राजा, सुल्तान जो भी होते थे, नवाब होते थे, उनसे परमिशन लेकर ही ये फैक्ट्री स्थापित कर पाते थे। तो इन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति ली और उसके बाद में वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की। उसके बाद पौंडीचेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो पौंडीचेरी था, मैं पौंडीचेरी पूरा आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। और क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो उसमें अगर पौंडीचेरी ऑप्शन में है तो हमको वो करना है। ठीक है, तो पौंडीचेरी में इन्होंने 1673-74 में फैक्ट्री बनाई थी और जो फ्रेंच कंपनियों का मुख्यालय था। और चंद्रनगर भी फ्रांसीसियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि बंगाल में है और यहाँ पे फ्रांसीसियों की प्रमुख फैक्ट्री थी। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। ये देखो, यहाँ पे आते थे वो लोग सबसे पहले, क्योंकि समुद्री रास्ते से आते थे ना, तो नियरेस्ट पड़ता था सूरत। ठीक है, तो अंग्रेज सूरत में आ गए, पुर्तगीज़ यहाँ कालीकट में आए थे। यहाँ सूरत और यहाँ मसूलीपट्टनम, और ये बंगाल है ना, तो यहाँ पे चंद्रनगर, और यहीं पे है पौंडीचेरी, यहाँ आंध्र प्रदेश के तट पर। पौंडीचेरी 3 स्टेट्स में जो है वो स्थित है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पौंडीचेरी हो गया, क्लियर है? ओके, चलो आगे फैक्ट्स देख लेते हैं। फ्रेंच कंपनी के आने से पूर्व ही अंग्रेज भारत में आ चुके थे, हमको ये पता ही है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पहले से अंग्रेज यहाँ पे रहते हैं तो क्या उनको पसंद आएगा कि जो है फ्रांसीसी यहाँ पर रहें?
नहीं आएगा ना पसंद। तो उन्होंने क्या किया, उनसे झगड़ा किया, विरोध किया, फिर इनकी लड़ाइयाँ हुई जिनको कर्नाटक वॉर्स के नाम से जानते हैं। 3 कर्नाटक वॉर हुए, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, जिसमें एट लास्ट अंग्रेज विजयी रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या थी, उनकी नौसैनिक शक्ति जो थी वो बहुत सुदृढ़ अवस्था में थी। इसलिए अब हम कर्नाटक वॉर्स को देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसको सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं, 1746-48 ईस्वी में ये हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, देखो, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन पास पास है, मैंने अभी आपको शो किया था, ठीक है। तो जब इनकी वहाँ पड़ोसियों में लड़ाई होती है ना, जब इनकी वहाँ लड़ाई होती थी ना, तो फिर वो यहाँ भी लड़ती थी उनकी कंपनियाँ, ठीक है। इनको खबर मिलती थी कि हमारा वहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, झगड़ा करना शुरू कर देते थे। तो ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच में, जिसको हम सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं, ये वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, उसके ऊपर उत्तराधिकार के चक्कर में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। भारत में इसका कारण क्या था, कारण तो ये ढूंढ लेते थे कि अंग्रेजी नौसेना जो थी ना, उसने कुछ फ्रांसीसी जो जलपोत थे ना, उनको जब्त कर लिया था। तो इसका क्या हुआ, इसके विरोध में फ्रांसीसियों ने मद्रास पे अधिकार कर लिया, हो गई लड़ाई शुरू। मद्रास को घेर लेने के बाद में क्या होता है, अंग्रेजों ने वहाँ के नवाब से संरक्षण मांगा, ठीक है। अब अंग्रेजों ने ये चाल चली थी, नवाब से संरक्षण मांगा, नवाब और फ्रांसीसियों को लड़वा दिया। अब क्या होता है, युद्ध होता है फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नवाब की पराजय हो जाती है, नवाब हार जाता है, फ्रांसीसी जीत जाते हैं। इस युद्ध का महत्व क्या है भारत में, पता चल गया किसको, यूरोपियंस को, फ्रांसीसीज को, ब्रिटिश को, ये पता चल गया कि भारत की जो राजनीति है ना वो खोखली है, इसमें चापलूसों की भरमार है, और जो सेना है ना वो भीड़ है। जैसे प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में इनको पता चल गया था कि भारत की सेना भीड़ है, जैसे आसानी से तितर बितर किया जा सकता है। यहाँ पे भी ये यूरोपीय शक्तियों के समक्ष स्पष्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, ऑक्स-ला-शैपेल की संधि होती है। प्रथम कर्नाटक वार, जिसको कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध भी, उसके बाद में क्या हुई, ऑक्स-ला-शैपेल की संधि, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, यूरोप में हुई थी। देखो, जब यूरोप में युद्ध चल रहा था तो इंडिया में इन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे ऑक्स-ला-शैपेल की संधि हो गई, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध वहाँ पे समाप्त हो गया, तो यहाँ पे भी इन लोगों ने युद्ध खत्म कर दिया, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। उसके बाद में इनका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये कैसे होता है और कब होता है, देखो, ये कर्नाटक और हैदराबाद के जो उत्तराधिकारी थे ना, उनके बीच हुआ था डुप्ले के कारण। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, क्लियर। तो कर्नाटक और हैदराबाद स्टेट्स में क्या होता है, कर्नाटक में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इंडिया में क्या होता था ना, आपस में भी ये लोग भाई भाई भी लड़ते थे उत्तराधिकार के लिए, और हैदराबाद में अनवरुद्दीन और चांदा साहब, इनके बीच में युद्ध हो रहा था। तो क्या होता है कि कर्नाटक में नवाब पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो डुप्ले कर्नाटक में तो देता है मुजफ्फर जंग का साथ, और हैदराबाद में देता है चांदा साहब का साथ अनवरुद्दीन के खिलाफ, ठीक है, और खूब फायदा उठाता है इन लोगों से। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले, इन तीनों ने अपनी संयुक्त सेना बना ली, क्लियर, ठीक है। नवाब अनवरुद्दीन को कर्नाटक के अंबूर में इन्होंने पराजित करके मार डाला और कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। ये हुआ था अंबूर के युद्ध में, ठीक है। ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ना, इसमें क्लाइव जो था ना, अंग्रेज जो बाद में जाके गवर्नर बना था, इस टाइम में क्लाइव इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इस युद्ध के बाद में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद में क्या होता है, उसकी कूटनीतिक क्षमता सामने आती है। ये क्या करता है कि ये लोग जब फ्रांसीसी घेरा होता है उसके अंदर ये लोग फंस जाते हैं ना, तो ये जो है अर्काट प्रकरण का सहारा लेकर चांदा साहब की हत्या करवा देता है, यानी कि वो घेरे को तोड़ने के लिए अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद में जो क्लाइव था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो बक्सर के युद्ध में क्लाइव की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है, प्लासी बक्सर के युद्ध में। उसके बाद में यहाँ पे भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी वो अपनी दूरदर्शिता का और अपनी सूझबूझ का परिचय देता है। फिर होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में, ठीक है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है, यूरोप में लड़ते हैं, फिर यहाँ पे लड़ते हैं ये लोग। 1757 ईस्वी से क्या होता है, अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 1758 में इनका असली युद्ध शुरू हो जाता है, आमने सामने वाला, ठीक है।
तो काउंट डी लाली जो है वो मद्रास में क्या है, घेरा डालता है, ठीक है। तो युद्ध की शुरुआत हो जाती है, वांडीवाश का युद्ध, ठीक है, 22 जनवरी 1760। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 22 जनवरी 1760 को ये निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद में क्या होता है, आयरकूट जो होता है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है और काउंट डी लाली जो है वो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता है। तो आयरकूट फ्रांसीसी सेना को, लाली वाली सेना को पराजित कर देता है। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को भी अपने अधिकार में ले लिया और अगले 1 वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत के अधीन सारे भूभाग को खो बैठे, हालांकि बाद में दे दिया था इसको वापस। पेरिस की संधि होती है 1763 में, ठीक है। पेरिस में जो संधि होती है 1763 में, फिर ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और इसका महत्व ये है कि वांडीवाश के युद्ध की पराजय के साथ ही भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के सारे अवसर समाप्त हो जाते हैं और वे रह जाते हैं केवल क्या, व्यापारी। अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूरोपियंस के, क्योंकि आज फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी से रिलेटेड तीनों कर्नाटक युद्ध हमने पढ़ लिए और उनके जो गवर्नर्स थे वो हमने देख लिए। अब इसके बाद में हम अंग्रेज पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे ब्रिटिश अराइवल हुआ, कैसे अंग्रेज पूरे फ्रांसीसीज को हराने के बाद में किस तरह से अब वो अपना नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे जिसमें वो पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई करके ट्रेड, पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल सब कुछ जो है वो उस पर अधिकार कर लेंगे। मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर यानी कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री रास्ते की खोज करी। समुद्री रास्ते की खोज करी, भारत की खोज नहीं। भारत तो बहुत पहले से ही एक बहुत ही विकसित और समृद्ध सभ्यता रही है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ये सारे एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। ओके, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की थी, कोचीन में। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में पेरिस की संधि जब हो गई तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष जो अन्य प्रदेश फ्रांसीसीज के थे वो वापस लौटा दिए, जो कि 1749 ईस्वी से ही उनके कब्जे में थे, उनको वापस कर दिया। केवल चंद्रनगर को वापस नहीं किया। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश कंपनी का दूत विलियम नॉरिस उपस्थित हुआ। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। भारत में जहांगीर से मिलने टॉमस रो जहांगीर के पीछे अजमेर से मोंडू आया था, ठीक है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निकाल दिया था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। 1805 में अंग्रेजों ने डचों को चिंसूरा और मलक्का, मैंने आपको बताया था ना, मलक्का जो वो था बे स्ट्रेट था, जलडमरू मध्य, चिंसूरा और मलक्का के बदले सुमात्रा द्वीप दे दिया अंग्रेजों ने डचों को और कह दिया भाई ये तुम रखो, ये हम रखते हैं, भारत हमारा, इंडोनेशिया तुम्हारा। क्लियर? तो फिर इनका युद्ध समाप्त हो गया। कैप्टन हॉकिंग्स को मुगल बादशाह ने जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली नगर का घेरा डाला। भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपना पहला किला गोवा में निर्मित किया गया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता था। सूती वस्त्र मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। 1632 ईस्वी के अंग्रेजों को प्राप्त फरमान को सुनहरा फरमान कहते हैं। तो अब एग्जाम की दृष्टि से भी हम सारा कुछ देख चुके हैं, यूरोपियंस का इंडिया में अराइवल, और एग्जाम की दृष्टि से भी देख चुके हैं और अपनी नॉलेज की दृष्टि से भी देख चुके हैं। तो आप इन सारे फैक्ट्स को मेमोराइज कर लीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।